ये दोस्तों आज आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद आवर्धन के सूत्र का सत्यापन करेंगे। उसके बाद अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। उसके बाद अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में पहचान कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखेंगे आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दर्पण का आवर्धन कहते हैं दोस्तों। देखेंगे आगे। इसे एम छोटा एम से सूचित करते हैं, किया जाता है या करते हैं। आवर्धन जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह तो समय राशि का अनुपात होता है, इसलिए नहीं होता। आवर्धन का सूत्र देखिए एम से निरूपित करते हैं तो एम हो गया H2 बटा H1, या एम बराबर होता है माइनस भी बाई यू, या एम बराबर तो 1 माइनस भी बाई ए। 3 सूत्र होता है इसका। इसके बारे में देखेंगे आगे। देखेंगे जहाँ देखेंगे H1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। H2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। U जो है वस्तु की दूरी है। V जो है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है। F जो है फोकस दूरी है। आगे देखेंगे इसके बारे में। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक या आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा देखेंगे यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। आगे देखेंगे अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक होता है। आगे देखेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है धनात्मक होता है। कहते हैं समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो धनात्मक मानेंगे, धनात्मक होता है। देखेंगे आगे। यदि एम के मान 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के बराबर होगा। जितना वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे एम जो है, एम का मान 1 से छोटा हो जाए तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है। आगे देखेंगे यदि एम का मान 1 से अधिक हो जाए तो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है। कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे दोस्तों सूत्र का सत्यापन देखेंगे। यहाँ दर्पण ले लिया गया है, मुखच है ये अनंत है। वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी को रख दिया गया है। चार मुखच के समान चलने वाले दर्पण से परिवर्तन कर मुख फोकस को गुजरती है, गुजर रही है। ध्रुव से होकर गुजार दिया गया। ध्रुव से होकर गुजरने वाले की डिग्री कोण प्राप्ति होता है, उतना ही डिग्री कोण से परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो रही है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो कर्ता केंद्र फोकस के बीच में बनता है। A' B' बन रहा है। इसके बारे में लिख देंगे। माना कि एक वस्तु ए बी को दर्पण के सामने अनंत और कर्ता केंद्र के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसका प्रतिबिंब फोकस और कर्ता केंद्र के बीच A' B' बनता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसका प्रतिबिंब यह बनता है। आगे देखेंगे दोस्तों वस्तु की ऊंचाई ए बी जो है वस्तु की ऊंचाई है H1 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई A' B' प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 है। आगे देखेंगे वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी U है, E है। यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V है, PA'। यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है। E हो गया प्लस, क्यों प्लस हो गया? H1 प्लस क्यों हुआ? मुखच के लंबवत ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, ऊपर है इसलिए प्लस हो गया। प्रतिबिंब नीचे है इसलिए माइनस हो गया। अब U हो गया माइनस, क्योंकि प्रकाश के विपरीत दिशा में है, आपके प्रकाश के विपरीत दिशा में है E भी, इसलिए माइनस दोनों हो गया। सत्यापित सूत्र करेंगे तो यहाँ देखेंगे दोस्तों दो है ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज एगो E बन रहा है, एगो E बन रहा है। ABP A' B' P दो त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में देखते हैं E जो कोण है ये 90 डिग्री E है और यही 90 डिग्री A' 90 डिग्री कोण से बराबर होगा। इस त्रिभुज में P है और इसी त्रिभुज में P है तो P उपनिष्ठ कोण है तो उपनिष्ठ कोण से बराबर हो जाए। दो कोण बराबर हो गया। यहाँ पे यही बात यहाँ लिख दिया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही बात यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। चलेंगे
ए पी बी और ए डैश पी बी डैश में चलेंगे दोस्तों। ए जो है ए डैश के बराबर होगा 90 डिग्री से होगा। पी पी उपनिष्ठ कोण है, ए परिवर्तन के नियम से बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज होता है समरूप होता है। एंगल है यहू एंगल, तो एंगल समरूपता में से समरूप हो जाएगा। त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा जो होता है समानुपाती होता है, यानी बट्टा में होता है। यहाँ आवर्धन है तो आवर्धन में होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब को ऊपर लिखेंगे, वस्तु को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब है ई बटा ई हो जाएगा। उसके बाद पी ए डैश बटा ए पी पूरा ई हो जाएगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए डैश बी डैश बटा ए बी, पी ए डैश बटा पी ए लिखा हुआ है। चिन्ह पर प्रति से ईश्वर का मान ऊपर दिया हुआ है, ये मान रख दिया गया है, पूरा माइनस माइनस काट दिया है। ये वाली यहाँ उतर गया, ये वाली कट कर यहाँ आ गया। यहाँ पर देखेंगे इसका मान जो होता है एम होता है, तो माइनस में एम है बराबर वी बाई यू है। तो माइनस में दोनों तरफ गुना हम कर दिए हैं, माइनस में गुना करते प्लस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यही बतिया यहाँ लिख दिया गया एम बराबर माइनस वी बाई यू लिख दिया गया। यही को साबित करना था, सूत्र साबित हो गया। आगे साबित है दर्पण में चलेंगे दोस्तों, दर्पण सूत्र से चलेंगे। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। दोनों तरफ में v से अंश में v से गुना कर देंगे, v से गुना किया हुआ है, v बाई यू यहाँ हो जाएगा, v बाई v हो जाएगा, v बाई f हो जाएगा। v होगा, ये कट गया है, ये उतर गया है, ये कट कर एक हो गया तो एक लिख दिया, पूरा यहाँ लिख दिया गया है। तो v यहाँ भी होगा, ये वाली बात है, ये वाली यहाँ लिख दिया गया। देखिए E1 है, ये वाली इधर आ गया, ये वाली इधर आएगा यहाँ पर, तो माइनस में होगा तो माइनस में है, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ माइनस में लिख दिया गया है, ये वाली के मान पूरा उतार दिया गया है। एकरा जो होता है एम होता है, तो यह वाली के मान लिख दिया गया है, इसका मान एम होता है। तो यहाँ देखिए एम लिख दिया गया है, यहाँ एम लिखा हुआ है, पूरा ही उतार दिया गया है, और इसका मान एम होता है तो एम लिख दिया गया है। या एम बराबर ई वाली के मनवा उतार दिया गया है, सूत्र का सत्यापन हो गया। एम बराबर 1/v बाई एफ, ये सूत्र होता है, ऊपर बता दिया गया है, वो सूत्र होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ये देखेंगे यहाँ अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर को देखेंगे। एक दिन लिख देंगे अवतल दर्पण, एक दिन लिख देंगे उत्तल दर्पण। पहला में देखेंगे अवतल दर्पण का पर्वतल सतह जो होता है धंसा हुआ होता है, धंसल रहेगा, इस तरह से अवतल दर्पण रहता है धंसल। उत्तल दर्पण का पर्वतल सतह उभरा या उठा हुआ रहेगा, इस तरह से उठा हुआ रहेगा उत्तल दर्पण। दूसरा देखेंगे अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस होता है आभासी या काल्पनिक होता है। आगे देखेंगे तीसरा देखेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चौथा देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, हमेशा छोटा ही होता है। आगे देखेंगे पांचवा देखेंगे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, हो गया। आगे देखेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पणों की पहचान देखेंगे, कैसे करते हैं पहचान। पहला देखेंगे स्पर्श करके पहचान करेंगे, तो स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे देखेंगे। यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पणों को स्पर्श करके पहचानने के लिए हम बारी बारी से तीनों दर्पणों के पारदर्शी सतह को स्पर्श करते हैं। पहला में देखेंगे यदि पारदर्शी सतह समतल प्रतीत होता है तो हम समझते हैं कि समतल दर्पण है, समतल प्रतीत हो तो हम समझते हैं कि समतल दर्पण है। दूसरा देखेंगे यदि पारदर्शी सतह धंसा हुआ प्रतीत होता है तो हम समझते हैं कि अवतल दर्पण, धंसा हुआ प्रतीत होता है तो हम समझते हैं कि अवतल दर्पण है। तीसरा देखेंगे दोस्तों, तीसरा यदि पारदर्शी सतह उभरा या उठा हुआ प्रतीत होता है तो हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण है, इस तरह से उठा हुआ रहेगा, समझ उत्तल दर्पण है। आगे देखेंगे दोस्तों बिना स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, दूसरा में बिना स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे, लिखेंगे समतल अवतल तथा उत्तल दर्पणों को बिना स्पर्श करके पहचानने के लिए हम एक वस्तु को बारी बार से तीनों दर्पणों के बहुत ही नजदीक ले जाते हैं और वस्तु को पीछे की ओर खींचते हुए बने प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। देखेंगे कैसे अवलोकन करेंगे,
यदि पहला में देखेंगे यदि बना प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है तो समझते हैं कि समतल दर्पण है, मानो कि इतना वस्तु रहेगा इसका प्रतिबिंब भी इतना ही बनेगा, तो हम समझते हैं कि समतल दर्पण है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरा यदि बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है तो हम समझते हैं कि अवतल दर्पण, वस्तु इतना बड़ा होता है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, इतना बड़ा वस्तु है इसका प्रतिबिंब बड़ा बने, हम समझते हैं कि ये अवतल दर्पण। यदि बना प्रतिबिंब, तीसरा देखेंगे यदि बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है समझते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब जो वस्तु इतना बड़ा हो प्रतिबिंब छोटा बन जाए तो हम समझते हैं कि उत्तल दर्पण है। आगे देखेंगे दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे दोस्तों। पहला में देखेंगे हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह किसी वस्तु के चेहरे का भाषी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए किया जाता है। दूसरा देखेंगे रोगियों के नाक कान गला का जांच करने में किया जाता है। देखेंगे तीसरा गाड़ियों की अग्रदीप के रूप में किया जाता है, गाड़ी जो होता है उसके आगे रहता है लाइट, उसमें किया जाता है अग्रदीप के रूप में। चौथा देखेंगे टॉर्च लाइट टेबल लैंप के परिवर्तक के रूप में किया जाता है। आगे देखिए पांचवा पूछता है दोस्तों सोलर कुकर में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली समानांतर किरणें जो अवतल दर्पण के एक ही बिंदु अर्थात लिख लेंगे अर्थात फोकस पर अभिसरित कर देती है, फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण खाना पकने में मदद मिलती है, इसलिए करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग देखेंगे स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में करते हैं। देखते होंगे इस तरह से स्ट्रीट लाइट होता है, यहाँ पे रहता है सोलर यहाँ पे लाइट लगा रहता है, इसी लाइट वाले करते हैं। दूसरा देखिए सोडियम लैंप होता है उसमें करते हैं। आगे देखेंगे तीसरा में देखेंगे दोस्तों साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी जो होता है गाड़ी के ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पास एक मिरर होता है साइड मिरर, उत्तल दर्पण होता है। इसमें क्यों किया जाता है साइड मिरर के रूप में? देखेंगे क्योंकि यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है, साथ ही साथ यह और इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, मान कि यहाँ दर्पण है अथवा दूरी पर ही रहेगा तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, जिससे पीछे वाला गाड़ी को देखने में ड्राइवर को आसानी होती है, इसलिए किया जाता है।